हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों सभी को। भूमि, आदित्य, अक्षत, सुहैब, संजय, सुखप्रीत, सभी को गुड इवनिंग। आवाज आ रही सभी बच्चों को? आवाज आ रही सभी बच्चों को? सभी बच्चों को आवाज आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, ठीक है। चलिए, तो कल एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें कि मैक्सिमम और मिनिमम वाली बात हो रही थी। मैंने कहा था उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए, मैंने आपको डीपीपी में नोट्स में ही क्लियर करके भेज दिया था। एक बार मैं उसको ब्रीफ भी कर दे रहा हूं। यही क्वेश्चन था। एक्चुअली क्या था कि हमने वो क्वेश्चन जो किया था उसमें एम मास को हमेशा कैपिटल एम से छोटा मान के किया था, है ना। हम लोग जो कर रहे थे उसमें एम मास को कैपिटल एम से छोटा मान के किया था, जबकि ऐसा कोई उस पर कंस्ट्रेन नहीं है, कोई उस पर कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते थे ये क्वेश्चन। पहला मिनिमम वाला तो सभी को क्लियर है कि ये mg है, ये टेंशन है, तो टेंशन t इधर लग रहा है 50g sin 30। तो हम लोगों ने पहला पार्ट तो कर लिया था, ये मिनिमम होगा। मिनिमम का ये मतलब हुआ कि ये एक्सटर्नल फोर्स है अपना mg, और ये अपना 50g sin 30 एक्सटर्नल। यहां दो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो दो एक्सटर्नल फोर्स है, तो अब हमें देखना है कि भाई 50g sin 30 डिग्री इधर लग रहा है जो 300 था, और mg जो है अपना ऐसा हो, और fs दोनों मिलकर इसको सपोर्ट करें। तो जब mg और fs इस mg की डायरेक्शन में, मतलब टेंशन की डायरेक्शन में जब fs मैक्स होगा तो उस समय m मिनिमम होगा। और जब अपना, यहां देख लीजिए, यहां पे मैंने एक कंडीशन लिया हुआ था फॉर मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए कंडीशन ये था कि अपने पास जो टेंशन होगा वो 300 न्यूटन और एफएस मैक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे, और टेंशन जो है अपना इधर हो, मतलब mg जो है इधर हो, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग जाए, तब आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा 54 kg। ठीक है, तब आ जाएगा अपने पास 54। आई थिंक सभी बच्चे नोट से भी समझ गए होंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो यहां पे देख लीजिए। नहीं भाई रोहित, आप प्रोजेक्टाइल से नहीं होगा, आपको मैंने बता दिया है। जो बच्चा अभी से कनेक्ट करना चाह रहा है तो उसको फंडामेंटल फोर्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल आपको फोर्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब आप पकड़ पाएंगे। नहीं तो आप अभी ये सब को नहीं पकड़ पाएंगे। और जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट कर लीजिए। आगे के टॉपिक में भी फंडामेंटल फोर्स कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला अपना 54 kg मैक्सिमम हो जाएगा, और मिनिमम आपके पास आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको बता दिया। आज सीखेंगे कुछ एक नया कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन में, अलग टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि मल्टीपल ब्लॉक के क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं। मल्टीपल ब्लॉक के क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल ब्लॉक क्वेश्चन। तो मल्टीपल ब्लॉक क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच रखनी है? मल्टीपल ब्लॉक क्वेश्चन का जो है अप्रोच आपको क्या रखना है वो देखिए। आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए पहले तो हम ये सीखते हैं कि डायरेक्शन सीखेंगे। डायरेक्शन इन मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम, पहले लोग यही नहीं समझ पाते। डायरेक्शन इन मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम, डायरेक्शन इन मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम। तो मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में जो डायरेक्शन है वो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मोर देन, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें आपको कहीं डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सारे ग्राउंड पर थे।
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक मूव कर रहा था, ग्राउंड तो कभी मूव नहीं करेगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जिधर ब्लॉक मूव कर रहा था आपने उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगा दिया। लेकिन अब कहानी बदली हुई है, देखिए कैसे। मान लीजिए अब हमारे पास ब्लॉक्स हैं, मल्टीपल ब्लॉक, मैं एक एक करके बताता जाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है और उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है, और ये हमारे पास दूसरा ब्लॉक है। ये दोनों रखे हुए हैं इस ग्राउंड पे। पहले मैंने इस पे फोर्स लगाया, ऊपर एफ फोर्स लगाया, ठीक है। अब हमें इस पे डायरेक्शन बताना है, किस पे क्या डायरेक्शन होगा। ये अपना ब्लॉक ए है, ये बी है, ठीक है। ये भी रफ है। अभी हम केवल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और किसी की बात अभी नहीं करेंगे। आगे जब डायरेक्शन मार्क करना सीख जाएंगे तो सब बात करेंगे, क्या फ्रिक्शन लगेगा, कैसा लगेगा। तो ये रफ है, ये भी रफ है। अभी हम केवल डायरेक्शन मार्क करना सीख रहे हैं। एक ही रूल है, उसको अगर आप ध्यान देंगे, एक ही रूल है। अरे भाई डीपीपी का नोटिफिकेशन ये सब मैं नहीं करता हूं, ये सब जहां आपको कुछ नंबर हेल्पलाइन नंबर मिले वहां ये सब आप करिया करिए, ठीक है। प्रकाश यहाँ पे ये सब मैसेज मत किया कीजिए प्लीज, ठीक है। आप केवल फिजिक्स के रिगार्डिंग जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके रिगार्डिंग आप ये केवल चीजें मैसेज किया कीजिए, तभी आपको फायदा है, क्योंकि इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो यहां पर ये रफ है और ये अपने पास ए और बी है। तो ए और बी अपने पास जो ब्लॉक है इसमें फोर्स अपना जो है एफ लग रहा है, देखो ऊपर। अब जो मैं रूल बना रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो, कभी भी डायरेक्शन गलत नहीं होगा। रूल ये है कि पहले क्या करो कि इनके जो सरफेसेस हैं, आपको समझने के लिए बता रहा हूं, इनको अलग अलग करके देखो, और जिस पर फोर्स लग रहा है, जिस पर फोर्स लग रहा है, ये सभी बच्चे समझ रहे हैं कि दो बॉडी हैं, दोनों में एक पे ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। तो अगर एक पे फोर्स लग रहा है तो उसकी टेंडेंसी मूव करने की सबसे पहले होगी, ये बात समझते हैं। तो जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उस पे बैठ जाओ, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उस पे बैठ जाओ। तो जैसे बी वाले पे अपना फोर्स नहीं लग रहा है तो मान लो हम इस पर बैठ गए, ठीक है। यहां से हम यहां पर देखेंगे, एक कॉमन पॉइंट पी पकड़ेंगे, इस पे भी ये पी है और यहां पे भी पी है, दोनों जो है कॉमन पॉइंट ही है। ये तो आप देख पा रहे हो, दोनों हमारे कॉमन पॉइंट ही हैं, दोनों हमारे कॉमन पॉइंट हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास फोर्स एफ लग रहा है और इस एफ फोर्स से जो है ये पी पॉइंट क्या होगा, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये बात समझते हैं सब लोग। जब ये देखेगा तो ये क्या देखेगा कि ये जो फोर्स लग रहा है इसके वजह से ब्लॉक ए का जो बेस है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस कॉमन पॉइंट पी की टेंडेंसी राइट डायरेक्शन में जाने की है। तो राइट डायरेक्शन में जाने की है तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखिए। आप खुद बताइए, आप लोग बताइए कि अगर ये बी जो है ये देख रहा है कि ए जो है राइट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये इस पे बी जो है ए पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। और आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा दे रहा हूं जिससे आपको ये डिस्टिंग्विश हो कौन किसका फ्रिक्शन है। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा इधर। अब वो स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा, क्या होगा वो बात की बात है, पहले आप डायरेक्शन मार्क करना सीख रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास ये होगा अपने पास फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, इस अब फ्रिक्शन ऑलवेज फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, फ्रिक्शन ऑलवेज फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। तो इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन इधर होगा, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन, ये एफ होगा। ये बात समझ पाए। अब आ जाओ, बारी है ग्राउंड की। तो अब ये जो ब्लॉक बी है ये चलना शुरू होगा। ये ब्लॉक बी जो है इस फ्रिक्शन की वजह से, भाई ब्लॉक बी को कौन चलाएगा, ब्लॉक बी पे तो एफ लग नहीं रहा है, ठीक है। ब्लॉक बी पे एफ नहीं लग रहा है, किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा था, उसके वजह से फ्रिक्शन आ गया। अब ब्लॉक बी का अगर एफ बी डी बनाओगे तो ये केवल एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन होगा बी के लिए, केवल बी के लिए एफ अपना एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो इस एफ से ब्लॉक बी इधर राइट जाना चाहेगा। तो जब ये राइट जाना चाहेगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खड़े होके देखोगे
तो यहां पे जो कोई क्यू पॉइंट होगा और वही क्यू पॉइंट ग्राउंड पर भी होगा। तो अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खड़े होके देखोगे, ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खड़े होके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि क्यू पॉइंट इस फ्रिक्शन की वजह से इधर जा रहा है। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड जो लगाएगा वो कैसे लगाएगा, ग्राउंड फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इस ब्लॉक पे नीचे, मतलब पीछे की तरफ, और ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। तो ये जो फ्रिक्शन होगा ये आप इसको एफ डैश बोल सकते हो ड्यू टू ग्राउंड, ठीक है, ये आप बोल सकते हो एफ डैश ड्यू टू ग्राउंड, ठीक है। देखिए भाई, आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको मैं यही सलाह दे सकता हूं कि अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी फोर्स कॉन्सेप्ट के लेक्चर को अपने हाथ में कर लीजिए, काइनेमेटिक्स आप बाद में करिएगा, नहीं तो आप आगे समझ नहीं पाएंगे, यही बता सकता हूं अभी मैं। तो यहां पर ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज मैं उल्टा कर दूं, देखो ध्यान से, यही सेम सिनेरियो है, बस फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूं, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूं। फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूं। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दिया आप, तो आप लोग बताओ अब क्या क्या होगा, खुद से एक बार ट्राई मारो। इस ब्लॉक पे फोर्स हम ऐसा लगा दिया, फोर्स की डायरेक्शन अब ऐसी है, ठीक है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक अपना बी है। आप फोर्स और वेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो पढ़ सकते हैं। फ्रिक्शन का पहला लेक्चर, पहले 2 लेक्चर देख लीजिए जल्दी से। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पे फिर से वही करोगे। अब फोर्स किस पे लग रहा है, अब फोर्स अपना, फोर्स देखो किस पे लग रहा है, बी पे। तो आप कहां से देखना शुरू करोगे, ए पे बैठ के, है ना। ए से देखोगे कि आपका जो फोर्स है, ए पे कोई ऑब्जर्वर बैठ जाएगा तो क्या देखेगा वो, ए पे देखेगा कि यहां पे जो ये पी पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, तो ए वाला ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि फोर्स बी पे लग रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में ये पी पॉइंट राइट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, ठीक है। तो बी के रिस्पेक्ट, ए के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट राइट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आराम से समझा रहा हूं, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो यहां पे पी पॉइंट पे जो ए ऑब्जर्वर है वो देख रहा है कि ये एफ फोर्स लग रहा है, तो ये देखेगा कि भाई जहां पे फोर्स लगेगा वो पहले मूव करेगा। तो यहां पे अपने पास ये पी पॉइंट जो है देखेगा कि ये ऑब्जर्वर की राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये ब्लॉक अब इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इस पर ऐसा लगाएगा, और जैसे ये इस पे ऐसा लगाएगा तो एक्शन रिएक्शन ये इस पे ऐसा लगाएगा। ये बात समझ गए सभी बच्चे। तो आपने क्या देखा, तभी मैंने आपको कहा था कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज नहीं करता। आप देख पा रहे हैं कैसे, आपने यहां पे फोर्स लगाया था, तो इसी फोर्स की वजह से ये फ्रिक्शन आया, और ये फ्रिक्शन ब्लॉक बी के मोशन को चला रहा है। ये फ्रिक्शन जो है ब्लॉक बी के मोशन को स्टार्ट कर रहा है, तो मोशन को फेवर कर रहा है। इसी फ्रिक्शन की वजह से ब्लॉक बी में मोशन आएगा, जिसके वजह से फाइनली फिर ग्राउंड का फ्रिक्शन लगेगा। ग्राउंड का फ्रिक्शन यहां पे सेकेंडरी होगा और दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन प्राइमरी होगा। सबसे पहले दोनों ब्लॉक में फ्रिक्शन आएगा, उसके बाद ग्राउंड वाले पे फ्रिक्शन आएगा। समझ गए। तो यहां पर अपने पास ये फ्रिक्शन हो जाएगा कितना, एफ। ये फ्रिक्शन हो जाएगा एफ, इस पे ऐसा और इस पर ऐसा। जैसे ही अब ग्राउंड वाला तो आप देख ही रहे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट फोर्स लग रहा है, इधर जाना चाहेगा, तो ग्राउंड वाला फ्रिक्शन जो है इस पर ऐसा लगाएगा और ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लगेगा। एक्शन रिएक्शन, ये एफ डैश होगा और ये एफ डैश होगा, ये ड्यू टू ग्राउंड। एफ डैश किसके वजह से, ड्यू टू ग्राउंड है।
एफ किसके वजह से है? ड्यू बिटवीन द ब्लॉक्स है। बिटवीन द ब्लॉक्स है। ये क्लियर है सभी बच्चों को? जीरो कब होगा? फ्रिक्शन जीरो कब होगा? आप खुद सोचिए कब होगा जीरो? जब उनमें रिलेटिव वेलोसिटी ना हो, ना इधर रिलेटिव वेलोसिटी हो ना ही टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हो, तब जीरो होगा। ठीक है, जैसे कि दो ब्लॉक मैं बोलूं, दो ब्लॉक ऐसे ही पड़े हुए हैं, इस पे मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, यहां फ्रिक्शन जीरो होगा। ना ही इनमें ब्लॉक में मोशन हो रहा है, ना ही ब्लॉक में कोई टेंडेंसी। या फिर ऐसा हो जाए कि दोनों ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव करें, दोनों ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव करें, आप बताइए क्या होगा? अगर दोनों ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव करेंगे तो क्या होगा? v रिलेटिव, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तो v रिलेटिव जीरो होगा। इनमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में ये p पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन यहां पर जीरो होगा। सिंपल सा है, बता चुका हूं ये सब। तो डायरेक्शन आपको अब देखिए, नेक्स्ट केस देखिए डायरेक्शन का। मान लीजिए 3 ब्लॉक सिस्टम है, मान लीजिए 3 ब्लॉक सिस्टम है, इसमें 3 केसेस ले रहा हूं। ये अपने पास M1 है, ये M2 है, ये M3 है। सेम है, M1 M2 M3, 3 केस इसमें दिखाने जा रहा हूं, इसीलिए 3 बार ये डायग्राम बनाया है। पहला केस ये देखो कि यहां पे फोर्स मान लो ऊपर लग रहा है। फटाफट आप लोग इसका डायरेक्शन बताओ। सभी रफ हैं, ऑल सरफेसेज आर रफ। ऑल सरफेसेज आर रफ, सभी सरफेसेज अपने क्या है? रफ है। तो चलिए देखिए क्या होगा। पहले जो है जहां पे फोर्स लगा, अब इस केस में क्या बताओगे? इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा तो हम यहां से देखेंगे, जहां पे फोर्स नहीं लगता है वहां से देखते हैं। तो यहां से देखोगे तो यही P पॉइंट है कॉमन, इसका अपना कुछ कॉमन पॉइंट है, और ये ग्राउंड और इसके बीच का कॉमन पॉइंट है। नहीं भाई, वेक्टर से आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप अभी अभी क्लास में ही होंगे कि आपको अगर मैकेनिक्स सीखनी है, कंटिन्यू करना है, तो फोर्स कॉन्सेप्ट का बैकअप तैयार होना चाहिए। ये बहुत कंपलसरी है, फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस सब बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, वाई देयर इज टू फ्रिक्शन इन द सेम पॉइंट। ये दो पॉइंट पे फ्रिक्शन सेम है, यहां पर इस ब्लॉक के लिए अलग होगा, ये कॉमन पॉइंट है ना भाई, ये 2 पॉइंट है, इसको आप ऐसे समझिए, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पे, मतलब ये पॉइंट आपको बता रहा है कि ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन है, पॉइंट पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, पॉइंट पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ये मतलब ये जो पॉइंट आपको रिजेंबल कर रहा है कि ब्लॉक M1 पे फ्रिक्शन क्या होगा, M2 बता रहा है कि ब्लॉक M2 पे फ्रिक्शन क्या होगा, ये पॉइंट का ये मतलब है। ठीक है, तो उसको कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे दोनों कांटेक्ट पॉइंट है ना, तो वहां पे 2 पॉइंट मान के हम कर रहे हैं, ये आपको एक तरीका समझा रहा हूं। बाकी ये चीज, यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस ब्लॉक पे लगेगा,
यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो M2 ब्लॉक पे लगेगा, इसका ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो फोर्स है M2, इस M2 के पे बैठ के देखेंगे तो ये पॉइंट जो है आगे जाना चाहेगा, मतलब ब्लॉक M1 आगे जाना चाहेगा, तो M2 इसको इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो M2 के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन इस तरफ है, तो ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ऐसा। तो जैसे ये इस पे लगाएगा वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स ये इस पे लगा देगा। ठीक बात है। तो ये आप लिखेंगे, इसका नेमिंग क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे F1, F on 1 ड्यू टू 2, F on 1 ड्यू टू 2, F12 बोल सकते हो, F12। तो ये यहां पे हो जाएगा F12, F21, F on 2 ड्यू टू 1, F on 1 ड्यू टू 2। ठीक है, दोनों सेम होंगे, ये भी मैं सेम ही कर देता हूं, नहीं तो कुछ भाई लोग यहाँ बहुत टैलेंटेड हैं, वो अलग अलग मानेंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो इसको मैंने बोला F, तो इसको F ले लिया, चलो ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये क्लियर है। अब क्या होगा देखो, इस फ्रिक्शन के आने की वजह से, M2 ब्लॉक मूव करेगा। M2 ब्लॉक जब मूव करेगा इस तरफ, तो इन दोनों में M2 और M3 में रिलेटिव स्लिपिंग होगी। तो M2 और M3 में जब रिलेटिव स्लिपिंग होगी तो आप M3 से देखना शुरू करेंगे, तो M3 से देखना शुरू करेंगे तो क्या दिखेगा कि जब आप M3 से देखोगे तो M2 इधर जा रहा होगा, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा इस तरफ M3 इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो M2 जो है M3 पे लगाएगा इस तरफ। बहुत सिंपल है, F डैश, इसको F डैश मान लिया। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, इस F डैश की वजह से M3 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन करेगा, है ना। इस F डैश की वजह से M3 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन करेगा, तो ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगा देगा भाई, ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लगाएगा और ग्राउंड पे लगेगा ऐसा। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, इसको F डबल डैश मान लिया। ये सभी को क्लियर हो गया। अदिति तुमने फिर मतलब अभी तक कुछ नहीं सीखा। मैंने कब कहा कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। आप अगर चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन आप अपने पैरों से जमीन को पीछे कर रहे हैं, तो जमीन आपके पैरों पे आगे फ्रिक्शन लगा रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप दिमाग में भर के भूसा बैठे हुए हो, तो उसको पहले दिन से मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जस्ट क्या करता है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उस चक्कर में किसी को मोशन भी देगा। कल आपने कई सारे क्वेश्चन भी किए। ठीक है, आप लोग भाई अगर पढ़ना चाहते हैं तो बेयर मिनिमम अपने कॉन्सेप्ट और अपनी चीजों को मेहनत करके आइए यहां पे, नहीं तो अपना फर्जी टाइम खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट मान लीजिए केस इसमें कर रहे हैं F यहां पर, इससे ज्यादा कुछ और नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, अब आप लोग यहां पर बताइए कि क्या क्या फ्रिक्शन होगा। ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर फोर्स जो है इस पे लग रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक भाई को चिंता है कि ब्लॉक गिरेगा नहीं। अरे मैंने अभी कहा कि ब्लॉक गिरेगा कि कब चलेगा, कैसे चलेगा, कैसा फ्रिक्शन, इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम डायरेक्शन मार्क करना सीख रहे हैं। चलिए F यहां पर अब करते हैं, तो इसके लिए फोर्स जो है B ब्लॉक पे लगा है, तो चाहे आप उसको M3 से देखो चाहे M1 से, है ना, ये बीच में है। तो जब ये चलेगा तो ये M1 और M3 दोनों के रेस्पेक्ट में इसी साइड चलेगा, मानते हो कि नहीं। ये M2 इधर फोर्स लगा है, तो चाहे M1 से देखो चाहे M3 से देखो, ये बीच वाला ब्लॉक इधर चल रहा है, तो M3 और M1 के रेस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है। तो A और B पे, A और C दोनों इस पे साइमल्टेनियस फ्रिक्शन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ये इस पे ऐसा लगाएगा अपोजिट,
और M3 भी इस पे ऐसा लगाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान है। तो इसने इस पे ऐसा लगाया तो M3 पे ऐसा लग जाएगा और M1 पे ऐसा लगेगा, और इस फोर्स से देखो ये ब्लॉक ए भी चलने लगेगा। तो फ्रिक्शन जो है मोशन को कहां अपोज कर रहा है? फ्रिक्शन तो मोशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन तो मोशन को बढ़ा रहा है ना, इसके मोशन को कौन इनिशिएट कर रहा है? ये फ्रिक्शन। तो आप ये मत सोचो कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये मैं फर्स्ट डे से चिल्ला रहा हूं। ये एफ है, ये एफ है, यहां पे आ जाएगा एफ डैश, तो ये हो जाएगा एफ डैश। अब इस एफ डैश से ग्राउंड से रिलेटिव स्लिपिंग होगी, एफ डैश के वजह से M3 इधर जाना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो अपना किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। ग्राउंड इस पे ऐसा लगाएगा और ये ग्राउंड पर लगाएगा। इसको एफ डबल डैश बोल सकते हो। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया, ये सभी को क्लियर हो गया। इसका लास्ट केस है कि अगर नीचे वाले ब्लॉक पे लग जाए, नीचे वाले ब्लॉक पे लग जाए, जल्दी से प्रैक्टिस करके कर लो। M3 अब तो सब लोग कर सकते हो। F ऐसा लग जाए तो कहां से देखना शुरू करोगे? M2 से देखना शुरू करोगे, है ना। M2 पे बैठ के देखोगे कि M3 की मोशन की टेंडेंसी या मोशन कैसा है। तो यहां पे जो पॉइंट है M3 का वो राइट डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो M2 इस पे फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगाएगा? M2 इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लगाएगा। ठीक, और ग्राउंड भी इस पे ऐसा ही लगाएगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी ये राइट जाना चाह रहा है। तो ग्राउंड वाला फ्रिक्शन जैसे हम एफ डबल डैश बोल रहे हैं, तो ये एफ डबल डैश हो जाएगा और ये एफ डैश हो जाएगा। ठीक है, अब M2 ने M3 पे एफ डैश लगाया है। आप अभी आज ज्वाइन किए हो तो यार आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करिए। अगर आपको फोर्स नहीं आता तो ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ये अपने पास एफ डैश इधर होगा। ठीक है, अब इस एफ डैश से M2 चलना शुरू होगा। M2 चलना शुरू होगा तो ए के रिस्पेक्ट में यहां पर जो पॉइंट है M2 का, एफ डैश, इस पे एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे कौन है? एफ डैश। तो M2 जो है एफ डैश पे लगेगा तो एफ डैश इसको इधर चलाएगा। ठीक है, एफ डैश अगर इसको इधर चलाएगा तो M1 इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा, है ना। मोशन M1 के रिस्पेक्ट में इधर हो रहा है तो ये इधर लगाएगा, और वो कितना हो जाएगा? F। ठीक है, तो M1 पे कितना लग जाएगा? एक्शन रिएक्शन, इधर F लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इतना डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो कभी गलती नहीं होगी। यार आप सुनते नहीं हो क्या भाई? क्या नाम है आपका? आप दिख नहीं रहे, आप सुनते नहीं हो। मैंने अभी आपको क्या बोला कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इसके हम बारे में आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। अभी मैं केवल आपको डायरेक्शन लिखना सिखा रहा हूं। और ऋतुराज, मुझे कैसे पता चलेगा कि एसकेएम सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है? तुम लोग को मतलब साइंस पढ़ रहे हो, कॉमन सेंस है कि नहीं तुम लोगों के पास? हाउ आई कैन नो कि एसकेएम सर की क्लास क्यों नहीं चल रही? गजब हो यार आप लोग। कौन सा क्वेश्चन कहां पूछना है इसमें ये भी दिमाग नहीं है आपको। तो यहां पर अपने पास जो है इस तरीके से बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन कैसे निकालना है। जो बच्चा डायरेक्शन निकालना नहीं जानता तो वो क्वेश्चन कहां से करेगा? तो सबसे पहले पॉइंट आता है मल्टीपल ब्लॉक में डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। तो हमने डायरेक्शन निकालना सीख दिया, और इसमें सभी बच्चों को दिख रहा है, आपको कि कौन सा प्राइमरी फ्रिक्शन है, कौन सा सेकेंडरी। जैसे इस फोर्स के वजह से यहां पे फोर्स लगा तो ये प्राइमरी हुआ, पहले ये फोर्स फ्रिक्शन आया होगा ए और बी के बीच में। इस फ्रिक्शन के वजह से बी और सी में रिलेटिव मोशन या तो हुआ होगा या टेंडेंसी बनी होगी। तो बी और सी में जो हुआ होगा उसके लिए फिर एफ डैश आया, ये सेकेंडरी हुआ, सेकेंड ये आया होगा, फिर इसके आने से फिर ग्राउंड वाला आया होगा। तो आप देख पा रहे हो कि सभी
सभी फ्रिक्शन एक साथ अचानक नहीं आएंगे, है ना। पहले एक दूसरे के बीच में ब्लॉक की टेंडेंसी बनेगी, फिर वहां से अपना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फिर वो प्राइमरी होगा, वो फ्रिक्शन किसी और ब्लॉक को चलाएगा, तो वो फिर वो वहां उन नेक्स्ट दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। जैसे यहां देखो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स के वजह से ये ब्लॉक M2 M1 और M3 दोनों के रिस्पेक्ट में साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है, दोनों के रिस्पेक्ट में साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है। इसीलिए आपने M3 और M1 के लिए F और F डैश अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो यहां F और F डैश एक साथ आए होंगे, यहां F और F डैश एक साथ आए होंगे। आप फोर्स कॉन्सेप्ट पहले कर लीजिए भाई, आप पहले जो है बैकलॉग में फोर्स कॉन्सेप्ट कर लीजिए, रोज रोज मत पूछिए प्लीज, बहुत इरिटेशन हो रहा है मुझे, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं। जो लोग नए हैं उनको एक बार बता दे रहा हूं, अगर आपको फोर्स कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस है तो क्लास करिए, नहीं तो आप जाकर पहले फोर्स कॉन्सेप्ट के बैकलॉग कंप्लीट करिए, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्राइमरी होंगे, बिल्कुल दोनों प्राइमरी होंगे और ये सेकेंडरी होगा। अगर आप यहां पर हो, ये फोर्स है F अपना, ठीक है, तो अगर ये फोर्स F है तो सबसे पहले रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी 2 और 3 के बीच में बनी, तो ये F डैश अपना प्राइमरी होगा और साथ में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी साइमल्टेनियसली बनी, तो F डैश और F डबल डैश प्राइमरी होंगे और ये F अपना सेकेंडरी होगा। ये बाद में लगेगा, जब M2 चलने लगेगा तब M1 पे बात आएगी। क्लियर है? चलिए, तो अब आपने डायरेक्शन सीख लिया, अब हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेसी आती है। क्या कॉम्प्लिकेसी आती है? बहुत सारे केसेस लेकर लोग सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत लोग जो है केसेस लेके करते हैं। आप खुद फील कर पा रहे होगे कि मान लीजिए 2 ब्लॉक हैं या 3 ब्लॉक हैं, तो दोनों एक साथ चलेंगे, तीसरा वाला अलग चलेगा, कौन से दोनों एक साथ चलेंगे, या तीनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे, है ना, या तीनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूं, अगर आप उस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको कोई केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाउ टू सॉल्व मल्टीपल ब्लॉक्स क्वेश्चन। तो मल्टीपल ब्लॉक क्वेश्चन को फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में ही है, तो पहला स्टेप, मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, आपके दिमाग में रहे तो आपको इजी रहेगा। पहले क्या करिए, पहला स्टेप है आपका एक एजम्पशन होगा, आप मान के चलिए कौन से दो एक साथ मूव कर रहे हैं, या सभी एक साथ मूव कर रहे हैं, या सब अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, वी डोंट नो, ठीक है। तो आप एक एजम्पशन मानो, ठीक है, क्या मानो? पहला तो स्टेप ये है कि मार्क द डायरेक्शन, जो अभी आपने सीखा, mark direction of friction force as per force, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जो भी एक्सटर्नल फोर्स आपको दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में जो आप सभी ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन मार्क कर लो। सेकेंड स्टेप है, एक एजम्पशन मानो, एज्यूम ऑल द फोर्सेस, ऑल द ब्लॉक्स मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन, ऐसा मानो, ऐसा आप मान रहे हो, मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आप ये मानो कि सभी ब्लॉक्स आपस में उनकी टेंडेंसी ऑफ मोशन है, ठीक है, आपस में टेंडेंसी ऑफ मोशन है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो
रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी में हो सकते हैं, बट साथ साथ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि साथ साथ मूव कर रहे हैं तो या तो फ्रिक्शन जीरो या स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक नहीं लगेगा। रिलेटिव स्लिपिंग अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसा हो सकता है कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उन दोनों को साथ साथ मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दोनों में मोशन शुरू नहीं हुआ है, एक साथ मोशन कर रहे हैं। तो ऐसे में आप एज्यूम ऑल द ब्लॉक्स मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन, ऐसा आप मान लेंगे। लेकिन ये तो आपने एज्यूम करा है, ये तो आपने एज्यूम करे हो, तो इस एजम्पशन को हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा एजम्पशन कहां कहां सही है, किन दो ब्लॉक्स के बीच में हमारा ये एजम्पशन सही लगेगा। उसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन। जो आपने माना है कि सब एक साथ मूव कर रहे हैं, तो फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। आपने यही माना है ना कि सब एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। कैसे निकालोगे, ए कॉमन क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स तो जो लग रहे होंगे वो इंटरनल होंगे, अपॉन में एम टोटल, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यही तो होगा। तो इससे आपको कॉमन एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के बाद, कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप सभी बच्चों को पता है कि अगर ये सभी ब्लॉक्स जो तुमने माने हैं कॉमन एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब सभी का एक्सेलरेशन ए है, एसी है, कॉमन एक्सेलरेशन है, तो सभी को कोई ना कोई फोर्स कॉमन एक्सेलरेशन दे रहा होगा। सम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, तो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो सबको एक साथ कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करा रहा होगा, है ना, हमने जो माना है। तो आप इंडिविजुअल ब्लॉक्स का पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाकर स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लीजिए। फाइंड एफएस ऑफ ईच ब्लॉक बाय मेकिंग देयर एफबीडीज। ठीक है, निकाल दिया। सब पे आपने स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी लग रहा होगा वो निकाल लीजिए। फिर देखिए कॉन्ट्राडिक्शन, देखिए अगर आपका जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान से सुनिए, जो भी आपने एक दो दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला, अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम आ जाता है, तब तो सही बात है कि भाई फ्रिक्शन कैपेबल है उसको उतनी दूर तक बढ़कर उनको एक साथ रोकने के लिए, आपस में रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। लेकिन कहीं तुम्हारा जो कैलकुलेटेड स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा आ जाता है। इससे आपने क्या समझा कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन दो ब्लॉक्स के बीच में जो है, जो लग रहा है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम से ज्यादा है। इसका मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगकर भी उन दोनों के रिलेटिव मोशन को रोक नहीं पाएगा, मतलब उनमें रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। इस तरीके से आप कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढ लेंगे। तो नेक्स्ट है अपने पास, इफ एफ एस कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ एस मैक्स, तो आवर एजम्पशन इज ट्रू। मतलब उन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो भी दो ब्लॉक्स का ये स्टैटिक होगा उनमें रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा। आवर एजम्पशन इज ट्रू। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। आवर एजम्पशन इज ट्रू। अगर हमारे पास एफ एस कैलकुलेटेड जो है कहीं ग्रेटर देन आ जाए एफ एस मैक्स, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल होगा। इसका मतलब इन दोनों में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, इनमें रिलेटिव मोशन शुरू हो गया होगा। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज रिलेटिव स्लीपिंग स्टार्टेड
ठीक है, रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्टेड, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट। तो ये एक मैंने एक मेथड बनाया है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील होते हैं बच्चों को। तो मैंने आपको एक सिस्टम दिया है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इसी को अप्लाई करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। पहले स्टेप्स अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बिल्कुल स्टैटिक में मैंने आपको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लिखवाया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्टैटिक में मैंने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी लिखवाया था, वो किसके रिस्पेक्ट में लिखवाया था? ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स में कोई भी चीज इसीलिए हमेशा ट्रू होगी कोई जरूरी नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। मैंने इस टर्म्स में आपको स्टैटिक फ्रिक्शन में लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लिखवाया था, जहां पर अपना क्या होगा कि केवल सिंगल ब्लॉक और ग्राउंड की बात थी, सिंगल ब्लॉक और ग्राउंड की बात थी, तो वहां ऑलवेज आप जो है क्या करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन में आप बिल्कुल न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएंगे। लेकिन जिस ब्लॉक पे ब्लॉक रखा है वो खुद ही मोशन कर रहा है, तो आपको पता है वहां पे क्या लगेगा। मैंने ये चीज जो लिखवाई है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखवाई थी। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इस चीजों को अप्लाई करना सीखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ये रहा, इन द अरेंजमेंट शोन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास 10 kg। दोनों ब्लॉक्स का मास 10 kg दिया हुआ है। ठीक है, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी 0.5। यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, म्यू दिया है, मतलब ये म्यू एस भी है और म्यू के भी है। मैंने आपको बताया था जब भी म्यू और म्यू एस दोनों नहीं दिया हो, ठीक है, केवल म्यू दिया हो, तो आपको दोनों के लिए यही यूज करना है। तो 0.5 है, वेयर एज नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड ग्राउंड। ये आपको स्मूथ दिया हुआ है, इन्होंने इसको ग्राउंड को अभी स्मूथ दिया है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन ए फॉर विच द ब्लॉक मूव टूगेदर। तो आपसे पूछा जा रहा है पहले कि इस फोर्स के वजह से इन दोनों ब्लॉक्स का क्या एक्सेलरेशन होगा। ठीक बात है, इस फोर्स के वजह से इन दोनों ब्लॉक्स का क्या एक्सेलरेशन है। अब आपको ये देखना है कि इस फोर्स के वजह से ये दोनों साथ साथ भी मूव कर सकते हैं या दोनों अलग अलग भी मूव कर सकते हैं। मानते हो कि नहीं? यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन अगर है, अगर इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, मतलब ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, आपस में इनमें अभी मोशन नहीं हुआ है, मोशन की केवल टेंडेंसी बनी है। जब भी टेंडेंसी होती है तो आपको बता चुका हूं स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और ऑलरेडी मोशन होने लगे तो काइनेटिक लगता है। तो अब हम क्या करें? तो मैंने आपको जो स्टेप्स बताए उसको फॉलो करना शुरू करिए। सबसे पहले आपको इनका डायरेक्शन मार्क कर लेना चाहिए, तो आप इनका डायरेक्शन मार्क करो। तो डायरेक्शन बहुत आसान है अब आपके लिए। यहां पे फोर्स लग रहा है ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है। तो अभी आपने डायरेक्शन कैसे सीखा? जिस पे फोर्स नहीं लगता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके थ्रू हम जो है देखते हैं। तो बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि ए जो है इधर जा रहा है, तो बी इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा और ए इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा। ये बात तो सबको समझ में आ गई भाई, अभी अभी किया था। तो हम ये मान के चल रहे हैं, हमारा एजम्पशन क्या है? एज्यूम बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये हमारा हमेशा एजम्पशन रहेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एज्यूम बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ये अपना एजम्पशन हो गया, और इस एजम्पशन को ट्रू होने के लिए अब यहां पे जो फ्रिक्शन होगा ये कौन सा होगा? स्टैटिक, है ना। इनमें टेंडेंसी बस फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन इनको आपस में मूव नहीं करने देगा। ये क्लियर है?
चलिए, तो ये अपना ए था, ये बी था। नेक्स्ट स्टेप क्या सिखाया था तुम लोगों को? नेक्स्ट स्टेप बताया था कॉमन एक्सेलरेशन निकालना। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या बताया? सिस्टम बाउंड्री किसको मानोगे? इन दोनों को सिस्टम बाउंड्री मानोगे। तो जब इन दोनों को सिस्टम बाउंड्री मानोगे तो आपको क्या दिखेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इंटरनल फोर्स होगा। दोनों को अगर आप एक सिस्टम लेंगे, ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ब्लॉक बी के नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो जब आप इसको ऐसा एक सिस्टम बाउंड्री में मानोगे तो फॉर दिस सिस्टम बाउंड्री एफ एस इज आवर इंटरनल फोर्स फॉर दिस सिस्टम बाउंड्री। बहुत बढ़िया भाई, कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, क्या बात है। देखते हैं सही है गलत। तो यहां पर दिस इज आवर सिस्टम बाउंड्री। तो इस सिस्टम बाउंड्री के लिए एफ एस इंटरनल है। हम यही मान के चल रहे हैं ना कि दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, हमारा एजम्पशन यही है। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स है एफ अपॉन टोटल मास दैट इज 20 kg। तो हमें कॉमन एक्सेलरेशन मिल गया एफ अपॉन 20। अब ध्यान से सुनो सभी बच्चे, इसको कॉमन एक्सेलरेशन से कौन चला रहा है? यहां पे जो फोर्स है एफ और इधर है एफ एस, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करके दोनों का एफ एस निकालो। हालांकि एफ एस आप यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से भी, आसानी यहां से होगी, यहां पे आसानी होगी। हाँ, एफ गिवन है, एफ आपको गिवन है बिल्कुल। तो इसको एक काम करो, एफ की वैल्यू पुट कर लो। एफ है 50, तो कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये चेक करते हैं कि हमारा ये एजम्पशन सही है कि नहीं। क्या ये सही में कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं या ये दोनों A1 A2 से मूव कर रहे हैं? आपस में इनमें रिलेटिव एक्सेलरेशन है, दोनों में स्लीपिंग होगी तो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ये तो हमने ऐसा माना है। तो इसको हमने जो माना है वो सही है कि गलत, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? आप एफ एस निकालो, एफ एस कैलकुलेट करो। तो एफ एस कैसे कैलकुलेट करें? या तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर या इसका, इसी का बना लेते हैं, ये ज्यादा आसान है। तो फॉर ब्लॉक बी एफ एस क्या लिखोगे? नेट फोर्स ब्लॉक बी के लिए केवल एफ एस है भाई। कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए इसको कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टैटिक फ्रिक्शन, यही तो केवल एक्सटर्नल फोर्स है बी के लिए। तो फॉर बी दिस इज आवर एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ एस क्या लिखा जाएगा? 10 इंटू ए सी। तो एफ एस कितना आ रहा है? तो ये आ जाएगा अपने पास 25 न्यूटन। तो कितना रिक्वायर्ड है? ठीक है, कितना रिक्वायर्ड है? बहुत बढ़िया भाई, दुर्गेश, रजत, विद्याभूषण, बहुत बढ़िया। तो ये 25 न्यूटन का अपने पास जो है फोर्स रिक्वायर्ड है। एफ एस हमें कितना होना चाहिए? 25 न्यूटन होना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एफ एस। ओके, नाउ व्हाट इज आवर एक्चुअल एफ एस? तो ये देखो यहां म्यू दिया हुआ है, एक्चुअल एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू निकालें। मतलब इसका भाई एफ एस सेल्फ एडजस्टिंग है ना, तो अपनी वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक बढ़ा सकता है। तो देखें कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। एफ एस मैक्स कितना है? एफ एस मैक्स अपने पास कितना है? म्यू 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? 10G के, 10G के बराबर होगा, मतलब 10 इंटू 10। तो अपने पास कितना हो जाएगा? ये 50 न्यूटन। तो एफ एस मैक्स अपने पास कितना आ रहा है? 50 न्यूटन। और हमारे पास रिक्वायर्ड कितना है इसको चलाने के लिए? 25 न्यूटन। तो शायद सभी बच्चे समझ गए कि एफ एस कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ एस मैक्स। ठीक है, सो बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। और एफ एस कितना लग रहा होगा? हमें क्या निकालना था? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो होगा
वो कितना हो जाएगा अपने पास 5/2 ही रहेगा। ठीक है, दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, आप कहीं और ट्राई करिएगा इनके सॉल्यूशंस, आपको कई सारे केसेस मिलकर मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग केसेस बना के करते हैं, आपको जो बताया गया है आप इसको फॉलो करेंगे, ऐसे सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो एक्सेलरेशन आएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन ए फॉर विच द ब्लॉक मूव टुगेदर। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ये वाला पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन ए फॉर बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। क्या होगा भाई, फॉर विच बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब हमें यह निकालना है कि मैक्सिमम फोर्स, देखिए अगर आपका एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा इसका मतलब उनमें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो आप इसकी एफबीडी अलग बनाइएगा, यहां एफ होगा, इधर एफ के होगा, इधर एफ के होगा, तो यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइएगा, एफ माइनस एफ के इक्वल टू एम इंटू ए1, और इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइएगा, एफ के इक्वल टू एम इंटू ए2। ठीक है, तो जब आपके एजम्पशन सही नहीं होंगे तो यहां पे चेंज करना पड़ेगा आपको, यहां काइनेटिक लिखना होगा और यहां ए1 लिखना होगा और यहां पर A2 लिखना होगा, यहां A1 A2 आ जाएगा। फिर इस A1 A2 को आप न्यूटन सेकेंड लॉ से निकाल सकते हैं। एफ के तो आपको पता होगा म्यू के इंटू एन, वो फिक्स होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हमें मैक्सिमम फोर्स पूछा है। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स अगर हमसे पूछा है, ये तो 50 न्यूटन है, और कितना फोर्स लगा दें जिससे कि ये साथ साथ चले। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आप क्या करेंगे, यही कंडीशन बना लीजिए। देखिए मैं कर रहा हूं, इसका बी पार्ट कर रहा हूं। तो मान लीजिए लेट एफ मैक्स इक्वल टू एफ, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा, एफ अपॉन में 20। ठीक है, अब एफ एस डायरेक्शन तो वही रहेगा, तो फॉर ब्लॉक बी, जैसे बी ब्लॉक की अगर आप एफबीडी बनाइए, बी ब्लॉक का ही बना रहे हैं, बी ब्लॉक कितना था, दोनों 10-10 ही थे ना, 10 kg, ये बी ब्लॉक है और ये अपना ए ब्लॉक है, ये अपना एफ लग रहा है। अब 50 नहीं दिया हुआ है, हमें कंडीशन निकालनी है। ये अपना ए ब्लॉक है और ये 10 kg है, तो इस पे एफ एस ऐसा लग रहा था, ये एफ एस ऐसा लग रहा था, ये कॉमन माना है हमने, यही था ना। तो हम इससे एफ एस निकालेंगे, जैसा कर रहे थे वही करेंगे, बस एफ के टर्म्स में आंसर आएगा। देखिए क्या करेंगे, एफ एस कितना आएगा, इसके लिए इससे निकालें तो 10 इंटू ए सी, तो एफ एस अपने पास आएगा 10 इंटू ए सी, ए सी कितना है, एफ बाई 20, दैट इज एफ बाई 2। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लो अदिति, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे एफ एस आ जाएगा एफ बाई 2। अब सभी बच्चों को पता है कि इनइक्वलिटी बनाना आपको सिखाया है मैंने, ये जो एफ एस है एफ बाई 2, ठीक बात है। तो अगर साथ साथ चलने के लिए जो भी एफ एस होगा ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा, तो एफ एस क्या लिखेंगे आप, एफ एस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। और एफ एस अभी आपने निकाला, कितना निकाला, एफ बाई 2 लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स आपने निकाल रखा है 50 म्यू इंटू एन, और वो कितना था 50, तो यहां पे 50 लिखिए। तो एफ कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 100। क्या सीखा आपने कि ऊपर वाले ब्लॉक पे हम फोर्स जो लगा रहे होंगे वो 100 या 100 से छोटा, 100 या 100 से छोटा तक लगाएंगे, तो ये दोनों हमेशा साथ साथ मूव करेंगे, ये दोनों हमेशा साथ साथ मूव करेंगे। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये बी पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अरेंजमेंट shown द ब्लॉक ए ऑफ मास 10 kg, ब्लॉक ए का मास दिया हुआ है 10 kg एंड बी ऑफ मास 20 kg,
बी का मास 20 kg है, ए का 10 kg है, इनिशियली एट रेस्ट है। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, हमें एफ की मिनिमम वैल्यू बतानी है फॉर विच स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, फॉर विच स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। तो हमें क्या बताना है कि हम किस फोर्स से इसको पुल करें जिससे दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग शुरू हो जाए। assuming the friction coefficient between A and B is 0.5, A और B के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5 और ग्राउंड अपना अभी स्मूथ है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? वी हैव टू फाइंड दिस F so that relative motion start, तो हम वही शुरू करते हैं। एजम्पशन पहले डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। अब डायरेक्शन में यही मार्क कर दे रहा हूं, सब लोग समझ ही रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो बी राइट में जाना चाहेगा तो ए इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा बी पर ऐसा, और बी जो है ए पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ऐसा। हम यही मान के चलते हैं हमेशा कि अभी ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो एफ एस, ठीक है। पहले हम क्या निकाल लेंगे, हम एफ की वो वैल्यू निकालेंगे जिससे कि ये साथ साथ मूव करें। तो वहीं से हमें ये पता चल जाएगा कि एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसको साथ साथ चलाने के लिए, वही एफ की मिनिमम वैल्यू होगी कि जस्ट स्लिपिंग शुरू हो जाए। समझ रहे हैं ना? एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जिससे ये साथ साथ चले, वही क्रिटिकल कंडीशन होगा कि उससे थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो रिलेटिव स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो पहले हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें साथ साथ चलने वाले की। तो कॉमन एक्सेलरेशन पहले निकाल लें। एज्यूम बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो व्हाट इज योर कॉमन एक्सेलरेशन? तो बार बार अब मैं नहीं बताऊंगा, इसको सिस्टम लेंगे तो एफ एस इंटरनल फोर्स होगा, केवल एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे एफ होगा। एक बात का और ध्यान रहे, अगर ग्राउंड हमारा रफ मिलेगा, ग्राउंड अगर रफ मिलेगा तो इन दोनों ब्लॉक के लिए ग्राउंड का फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स होगा भाई। तो आपको F माइनस दिस F के इक्वल टू M इंटू ए करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे F अपॉन कितना हो जाएगा, 20 और 30, ये 30। तो कॉमन एक्सेलरेशन हो गया ये। अब हम ये देखते हैं कि कॉमन एक्सेलरेशन को चलाने के लिए हमें Fs कितना रिक्वायर्ड है। उसके लिए दो रास्ते हैं, या तो आप भाई कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये भी कॉमन से चल रहा है एक तरीके से, ये भी कॉमन से, तो या तो आप इसकी एफबीडी बना लीजिए या ऊपर वाले की। मैं ऊपर वाले की बना लेता हूं। तो अगर ब्लॉक ए की, उससे हमें केवल एक ही फोर्स मिलेगा, वो इजी है, आप बी की भी बना सकते हैं। तो 10 kg ए वाले के लिए एफबीडी बनाएंगे तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये एफ एस एक्सटर्नल फोर्स होगा इसके लिए, और यही इसको कॉमन एक्सेलरेशन से चला रहा होगा, और तो कोई फोर्स है नहीं। तो यहां क्या लिखेंगे, एफ एस इज इक्वल टू 10 AC। तो एफ एस कितना आ जाएगा, 10 इंटू AC, AC हो जाएगा F/30। तो ये आ रहा है F/3, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना चाहिए, F/3। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जो भी होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा। तो इसकी एफ एस मैक्स भी निकाल लें। एफ एस मैक्स इस पे आएगा म्यू कितना दिया हुआ है इन दोनों का, 0.5 ही दिया था, इंटू नॉर्मल रिएक्शन n इंटू एम जी, मतलब 10 इंटू 10, तो फिर से 50 ही आएगा एफ एस मैक्स। तो आपको क्या दिखा कि फॉर ब्लॉक, यहां पे क्या पूछा है देखो, स्लाइडिंग स्टार्ट, देख पा रहे हैं, बिटवीन द टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें कौन सी वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो मैंने कल भी आप लोग को यह बात बताई थी एंगल ऑफ रिपोज में, कि अगर हम मिनिमम बोल रहे हैं चलने के लिए तो वो मैक्सिमम होगा ना चलने के लिए, वो मैक्सिमम होगा ना चलने के लिए। क्लियर होगा सभी को? तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो अपना एफ एस है
वो लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स होगा। ठीक है, तो यहां से f बाई 3 लेस देन इक्वल टू 50, मतलब f लेस देन इक्वल टू 150 आ रहा है। ये कब है? नॉट टू स्लिप। तो स्लीपिंग के लिए क्या हो जाएगा? तो फॉर रिलेटिव मोशन स्टार्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 150। यही तो होगा भाई। स्लिप ना करने के लिए ये होगा, तो होने के लिए क्या होगा? ये, और इसमें इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? f मिनिमम क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 150। शायद समझ गए? यस, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें ग्राउंड भी अब रफ है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ 4 kg एंड 5 kg, 4 kg and 5 kg mass if a force of 40 Newton is applied on 4 kg block. Friction coefficient between the respective surfaces shown in the figure. ठीक है, और वो है अपने पास, इसका म्यू इन दोनों के बीच में है 0.5, ये 0.3। हमें एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। ये 40 न्यूटन है। अब इसमें ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है, बिल्कुल। तो आप जब भी ग्राउंड पे फ्रिक्शन हो तो आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। सबसे पहले चेकिंग ग्राउंड के साथ होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि ये दोनों ए और बी मान लेते हैं, ये दोनों आपस में ना चल रहे हो, लेकिन ये एक साथ चलने के लिए इस 40 न्यूटन को किसको ओवरकम करना पड़ेगा? ग्राउंड के एफएस को। यहां पे ग्राउंड के एफएस को ओवरकम करना पड़ेगा। पहले डायरेक्शन मार्क कर लें। बी से देखोगे तो ए इधर चलना चाहेगा, बी से देखोगे, बी पे बैठ कर देखोगे तो ए इधर चलना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। और बी जब इधर चलेगा तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लगाएगा। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को एफ मान रहे हैं और इसको हम एफ जी बोल रहे हैं, एफ ड्यू टू ग्राउंड, इसको हम एफ जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से बोलो कि अगर मुझे इसको एक साथ चलाना है, हमारा यही एजम्पशन रहता है कि लेट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो जरा मुझे बताओ कि अगर आप इसको सिस्टम लोगे तो अब एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे कौन कौन है? अगर आप इसको सिस्टम लोगे, है ना, इसको एक सिस्टम बाउंड्री में लोगे तो एक्सटर्नल फोर्स, ये जो सिस्टम बाउंड्री होगा, तो अब इसके लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए, सिस्टम बाउंड्री के लिए एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे कौन होगा भाई? देखो, एक 40 न्यूटन और एक अपना एफ जी, ये जो अपना ग्राउंड से जो फ्रिक्शन है ये एक्सटर्नल होगा। तो सबसे पहले चेकिंग इसी की होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 40 न्यूटन इसके 40 न्यूटन ग्राउंड के मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहा हो। 40 न्यूटन जो है ग्राउंड के फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि एक साथ चलने की कंडीशन अब सबसे पहले ग्राउंड की चेकिंग आएगी। एक साथ चलने के लिए दिस 40 न्यूटन शुड बी ग्रेटर देन 40 जी मैक्स। दिस 40 न्यूटन शुड बी ग्रेटर देन और जस्ट इक्वल टू में तो मतलब जस्ट टेंडेंसी बनेगी, तो एफ जी मैक्स। पहले यहां पे कंडीशन चेक होगा। ये बात समझते हैं सभी बच्चे? तो एफ जी मैक्स पहले निकाल लो और चेक करो एफ जी मैक्स कितना आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन लिखना सिखाया था। अब ये कोई मत पूछना कि सर आप यहां पे 90 इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा एनजी, अब मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं, खूब बताया है, ये दोनों के वेट के बराबर होगा, 5 और 9, 90 न्यूटन। ये सबको क्लियर होगा। तो एफ जी कितना हो जाएगा? म्यू है 0.3,
इंटू 90, तो ये हो जाएगा 27 न्यूटन। ठीक है, 27 न्यूटन। तो आपने देखा कि ये भाई साहब जो है इसको चला लेंगे। हमारा एजम्पशन अभी तक सही माना जा रहा है कि ये जो है 4 kg और 5 kg एक साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि 40 न्यूटन एफजी मैक्स से बड़ा है। ठीक है, चला दीजिए। तो जब चला देंगे तो ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। इनका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। जब इनका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल रहे होंगे, इसमें भी बच्चे बहुत मिस करते हैं। क्या मिस करेंगे? एक कॉन्सेप्ट उसमें ये मिस करेंगे कि केवल 40 न्यूटन का फोर्स नहीं है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में N20G होना चाहिए था। पिछले क्वेश्चन में N क्या हुआ है? पिछले क्वेश्चन में N20 क्यों होगा यार? एकदम कैसी बात कर रहे हो? फ्रिक्शन किसके बीच में लग रहा है? ए और बी के बीच में। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है जो Na का लग रहा है। ये सब इतना बकवास चीज मत पूछो यार। अब ये 10G होगा, इन दोनों के बीच में लग रहा है। ग्राउंड का थोड़े लिखा है जो आप 20 बोल रहे हो। कुछ भी मत बोलिए आप, मतलब कुछ नहीं पढ़े हो फोर्स कॉन्सेप्ट, ऐसा डाउट पूछ रहे हो अब इतना कुछ करने के बाद। ऐसे बच्चों के साथ दिमाग खराब होता है और लगता है कि ये सब कुछ पढ़ाना बेकार है। ठीक है, जो लोग ऐसे डाउट पूछते हैं। इतना मैंने आपको फोर्स कॉन्सेप्ट में इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतने क्वेश्चंस कराए, अब आपको नॉर्मल रिएक्शन लिखना नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है पढ़ने का? ये कॉमन एक्सेलरेशन अपने पास क्या हो जाएगा? देखिए, इस पूरे के लिए अब आपको लिखना होगा 40 माइनस एफ जी, 40 माइनस एफ जी मैक्स। ऑब्वियसली जब ये चल रहा होगा तो एफ जी, ये भी ध्यान रखिए, जब ये चलने लग रहा होगा, ठीक है, जब ये चलने लग रहा होगा तो एफ जी मैक्स होगा ना। जब ये चलने लग रहा होगा तो ये एफ जी मैक्स होगा। भाई ये इसको ओवरकम कर चुका है ना, तो एफ जी मैक्स मतलब चल रहा है, मतलब काइनेटिक लग रहा है, कुल मिला के काइनेटिक लग रहा है। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यहां पर देखिए म्यू1 और म्यू2, मतलब म्यू एस और म्यू के सेम दिया है, तो काइनेटिक के लिए भी आप 0.3 लेंगे तो वैल्यू वही आएगी जो एफ एस मैक्स की थी। तो शायद सब लोग समझ गए। यहां पे एफ के लगेगा, ठीक है, और अपॉन में टोटल मास ये है 5 और 4 9, तो कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा 40 और एफ के की वैल्यू वही आएगी -27। एफ के भी वही आएगा, यही आएगा एफ के भी, क्योंकि म्यू सेम दे रखा है, अपॉन में 9। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? (13/9). वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कॉमन एक्सेलरेशन हमारा आ गया। अब देखते हैं कि इस कॉमन एक्सेलरेशन को चलाने के लिए कितना एफएस रिक्वायर्ड है। कितना एफएस रिक्वायर्ड है? हम लोगों ने इसको जो बनाया है ये एफएस है अपना। तो अब यहां पे किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर एफएस निकाल लीजिए, चाहे ब्लॉक 4 kg का चाहे 5 kg का, किसी का भी बना लीजिए। ठीक है, जैसे मैं 4 kg का ही बना लूं, तो 4 kg के लिए इधर 40 न्यूटन और इधर अपना एफएस। ठीक है, और ये एक्सेलरेट कर रहा है किससे? 13 बाई कॉमन एक्सेलरेशन से। तो यहां से एफएस की वैल्यू, यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइए, यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइए। अच्छा, म्यू सेम नहीं है, ओके, हाँ तो म्यू सेम नहीं है, ठीक है, पहले एफएस तो लगाइए। म्यू मैंने नीचे वाले का ही लिया है भाई, ये जो एफ के मैंने किसकी एफबीडी बनाई है? एसी किसका? पूरे कॉमन के लिए किया है ना, तो सही तो है। एफ जी जो आएगा वो कितना आएगा? 0.3 इंटू ये जो टोटल नॉर्मल एनजी, और नॉर्मल रिएक्शन एनजी कितना है? 90 ही तो है, तो सही तो है। तो यहां पे अब मैं ब्लॉक ए की एफबीडी बना रहा हूं। जब ब्लॉक ए के लिए एफएस करोगे तो आपको 4 kg का म्यू लेना पड़ेगा। पहले इसका एफएस निकालो, तो कितना आ रहा है? नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन 40 माइनस एफएस इक्वल टू 4 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन। तो एफएस कितना आ जाएगा? 40 माइनस 4 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन
13/9, वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी। एफ एस कितना आ रहा है देखो, 360 माइनस 52/9, तो एफ एस आ जाएगा 8। 308/9, चेक करिएगा न्यूटन, 308/9 चेक करिएगा सभी बच्चे। एफ एस कितना आ रहा है, यही आ रहा है, चेक करिए। एफ एस यही आ रहा है भाई, बिल्कुल 308/9। अब चेक करते हैं कि क्या ये जो एफ एस है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा होगा तो अपना एजम्पशन सही हो जाएगा। तो एफ एस मैक्स निकाल लो। इसके लिए जब एफ एस मैक्स निकालोगे तो म्यू जो है 0.5 लोगे, तो 0.5 इंटू 40, ठीक है, mg। यहां पे अब नॉर्मल, अब यहां का नॉर्मल क्या होगा, इसका वेट, अब ये सब मैं थोड़ी बताऊंगा यहां पर, ये 40 इतना कुछ करा चुका हूं, तो ये हो जाएगा 20। तो ये एफ एस मैक्स 20 आ रहा है और एफ एस है ये इतना, तो देखो जरा ये वैल्यू 20 से बड़ी है। 308 बड़ा ही है, एफ एस मैक्स से बड़ा जा रहा है, ठीक है। तो एजम्पशन सही कहां है भाई, 308/9 ये एफ एस है और एफ एस मैक्स अपना कितना आ रहा है, केवल 20 आ रहा है एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू है 0.5 इंटू एन, एन है 40, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास 20, तो एफ एस मैक्स आ गया 20 और ये कितना आ रहा है 308। इसको थोड़ा सा करो ना, 308 आप इसको डेसिमल में लेके देख लो, आपको मिल जाएगा। यहीं से दिख रहा है 9 3 जा 27 और ये 3, तो 95 से ऊपर पहुंच रहा है ना, ये यहीं से 3 आ गया, तो आपको दिख ही गया कि इससे बड़ा है ये 20 से। 9 4 जा 36, तो 34 समथिंग कुछ आ रहा है जो कि बड़ा है। दिख रहा है सभी बच्चों को कि यहां पर अपना जो एफ एस है, एफ एस कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। तो मतलब क्या हुआ, नॉट पॉसिबल। एफ एस कभी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। बोथ ब्लॉक्स मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बोथ द ब्लॉक्स मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। ये क्लियर है सभी बच्चों को, ये बात सभी को क्लियर हो गया भाई। यस, काइनेटिक आएगा, तो बस काइनेटिक के लिए क्या सिखाया है, इनकी अलग से एफबीडी बना लोगे और इनमें फोर्स लगाते जाओ। क्या होगा, जैसे एक ही बात करो, ठीक है, मैं अलग अलग बना रहा हूं जिससे आपको एफबीडी सही से दिखा पाऊं। तो अब फोर्सेस क्या क्या लगेंगे देखो, ये कितना लग रहा था इस पे 40 न्यूटन, और एफ के इधर, एफ एस के जगह अब एफ के लगा दो। तो फोर्सेस क्या क्या लगेंगे यहां पर, इधर लग रहा है 40 न्यूटन, इधर लगेगा एफ के, ये एफ के इधर लगेगा, इसका ग्राउंड का इधर लग रहा था, यही तो है फोर्सेस। तो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, 40, इधर एफ के, इधर भी एफ के, और इधर लग रहा होगा ये ग्राउंड का फ्रिक्शन। ग्राउंड का फ्रिक्शन हमने निकाल रखा है, देखो एफ जी कितना निकाला है 27, ये रहा 27, तो ग्राउंड का एफ के, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन, ये हमें पता है, ये है एफ के ड्यू टू ग्राउंड।
इसका भी हमें पता है, म्यू सेम दिया हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी मैक्सिमम वैल्यू? 20, मैक्सिमम वैल्यू 20 निकाली है, तो यही एफ के भी होगा, है ना भाई, यही एफ के भी होगा, तो 20 न्यूटन। तो क्या आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल लोगे? इसका एक्सेलरेशन a1 होगा, इसका एक्सेलरेशन a2 होगा। मासेस कितने दिए हुए थे? मासेस दिया था 4 और 5, तो 4 kg 5 kg, दोनों में न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लो, दोनों में न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लो, ठीक है। तो पहले वाले के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन a1 कितना होगा? 40 माइनस 20 अपॉन में 4, तो ये आएगा 20/4, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। भाई a1 का ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 5 है, बहुत बढ़िया। a2 कितना होगा? नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन क्या मिला तुम्हें? ये देखो जरा इधर कहानी, ये 20 न्यूटन है और ये भी 20 न्यूटन है, तो इसका क्या होगा? अच्छा 27 है, सॉरी, ये 27 है ना, 27 था क्या? हाँ 27 था ग्राउंड का, तो ये 27 होगा, और ये a2, तो a2 इधर नहीं होगा, ये इधर मूव करेगा। आप उल्टा मानोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हम इधर ले लेते हैं बड़े फोर्स की तरफ। अच्छा ये देखो इधर एक समस्या है, एफ के कितना आ रहा है? 20 न्यूटन। तो इससे क्या समझ में आया कि ये 27 नहीं होगा भाई, ये रुका रहेगा, a2 0 होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, a2 0 होगा। कितने बच्चे ये बात समझ पाए? कितने बच्चे ये बात समझ पाए कि a2 0 होगा? क्योंकि जो अपना fs है ग्राउंड का जो fs है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ड्यू टू ग्राउंड, ड्यू टू ग्राउंड, वो कितना है? 27 न्यूटन, ठीक है। तो अब यहां पर 20 न्यूटन का लग रहा है फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है 20 न्यूटन का है, तो ये ग्राउंड का जो एफएस है पहले बढ़ेगा, यही है ना। हमने तो वो एजम्पशन माना था भाई, हमने तो एजम्पशन माना था और उसको चला दिया था। अब हमारा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट है, तो अब उसको देख रहे हैं कि 5 kg के लिए एक्सटर्नल फोर्स है 20 न्यूटन, तो ये जो है अपना फोर्स बढ़ाएगा, और कब तक बढ़ाएगा? 20 न्यूटन तक। ये 20 न्यूटन तक आ जाएगा और इसको रोके रखेगा, क्योंकि एफ के जो है इस एफ एस मैक्स से बड़ा नहीं है, तो ये नहीं चला पाएगा। a2 अपना 0 होगा, a2 अपना 0 होगा, बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम होगा ना। 5 kg के लिए एफ के इज आवर एक्सटर्नल फोर्स, तो 5 kg के लिए एफ के हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो एफ एस जो है अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, 20 तक बढ़ाकर इसको रोक देगा, ठीक है। जब ये 27 से ज्यादा होता, अगर ये 27 से ज्यादा होता, तब ये भी चलना शुरू करता। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है। क्लियर है सभी बच्चों को? ये क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और कर लें, अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये तुम लोग करके बताओ। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स विच कैन बी अप्लाइड ऑन 8 kg. Find the maximum possible force which can be applied on 8 kg block to move the blocks together if bottom surface is frictionless और एक बार में फ्रिक्शन है। दो केसेस है, इसको होमवर्क देता हूं, कर लोगे? ये किया जाए या कर लोगे? चलो करो, अभी करो, अभी टाइम है 10 मिनट।
अभी करो इसको। दोनों केस आपको दिया गया है। पहले आपको एफ की मिनिमम वैल्यू बतानी है जब ये स्मूथ हो और एक बार ये इसमें फ्रिक्शन हो जाए। दोनों केस दिया हुआ है, दोनों केस के लिए कर लेंगे नहीं, अभी करो, कर लेंगे नहीं, अभी करो। 5 मिनट 7 मिनट है अभी। जल्दी करो। कुछ स्लाइड चेक कर लेना, आपको होमवर्क दे दूंगा कल कल डिस्कस कर लेंगे। कुछ स्लाइड जो है ये भी होमवर्क है। चलो मैं कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है मल्टीपल ब्लॉक का। ये कर लोगे तो मजा आ जाएगा। 3 क्वेश्चन के लिए 3 ब्लॉक्स का, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। चलो आज इतना ही, ठीक है। मैं तुम्हें होमवर्क भेज रहा हूं, ठीक है, होमवर्क भेज रहा हूं, इसको ट्राई करके आना। अच्छा नहीं, अभी तो टाइम है ना, मतलब होमवर्क और भी ले लो, मतलब 2-3 दिन की छुट्टी है तुम लोग की। एससी वर्मा का होमवर्क दे देता हूं। एससीवी का होमवर्क है, पेज नंबर 98 का फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 तक दिया था मैंने आपको। आपको करना है 17 सॉरी 19 19 20 21 22 23 24 और 29। इतना आप एससीवी से भी कर लेंगे, ठीक है, इतना आप एससीवी से भी कर लेंगे। और आपको स्लाइड में कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूं 2-3, वो भी करके आइएगा। ट्यूसडे को उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बच्चों ने शायद कर लिया है पिछले वाले क्वेश्चन को, अब चेक करेंगे, कल ही चेक करेंगे, मतलब ट्यूसडे को चेक करेंगे। हाँ, मॉड्यूल ट्राई करिए, ट्राई मॉड्यूल। इसको करने के बाद मॉड्यूल भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप मॉड्यूल भी ट्राई कर सकते हैं। फ्रिक्शन के जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल के, फोर्स का अगर आपने कर लिया होगा तो मॉड्यूल ट्राई करिएगा, फ्रिक्शन के भी क्वेश्चन सब, ठीक है। फ्रिक्शन के मॉड्यूल के क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नहीं तो ट्यूसडे को टिक करा दूंगा उसमें से। टिक क्या कराना है, अब सब कर सकते हैं, मॉड्यूल अब सब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।